हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की बुक को 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को। शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे, वो थे कौन? पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। भारत आगमन हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी का वास्को डी गामा का। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ये किया था जमोरिन ने, वहां का स्थानीय शासक था कालीकट बंदरगाह के तट का, उसी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये स्थापित की थी कहाँ? कोची में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? यह नियुक्त हुआ था कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 में। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त हुआ। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांति या नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? ये लागू की थी किसने? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। नेक्स्ट बात करेंगे विभिन्न देशों के खोजकर्ताओं की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा जिसको कि भारत का खोजकर्ता माना जाता है, किंतु यहाँ पर जो है भारत पहले से ही ये अस्तित्व में था। वास्को डी गामा, यहाँ पर ये कहना जो है गलत होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज न करके बल्कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की थी। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड के बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप रास्ते की दक्षिण अफ्रीका की खोज की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। कौन सी पद्धति? ये पद्धति थी कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण के लिए जो है ये प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? डच निवासी थे कहाँ के? हॉलैंड, वर्तमान में जो कि नीदरलैंड्स है। ये पुर्तगालियों के बाद भारत में आए थे। अब यहाँ पर भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन की बात करेंगे। भारत में कौन कौन सी विदेशी कंपनी का आगमन कब हुआ और उनकी प्रथम फैक्ट्री जो है कहाँ पर किस वर्ष स्थापित की गई? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो दा इंडिया, ये पुर्तगाल देश से थी और 1498 में इसकी स्थापना हुई। इसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ? कोची में स्थापित की गई। दूसरी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो कि ब्रिटेन की थी। 1600 ईस्वी में इसकी प्रथम फैक्ट्री जो है स्थापित की गई कहाँ? सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये की हॉलैंड की थी और ये 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में इसकी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई भारत में। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर इनकी हम भारत में प्रथम फैक्ट्रियों की स्थापना की। नेक्स्ट थे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेनमार्क के निवासी थे। 1616 ईस्वी में इनकी कंपनी की भारत में स्थापना हुई कहाँ? त्रावणकोर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडियस ओरिएंटल
ओरिएंटलेस जो कि फ्रांस की कंपनी थी, ये 1664 ईस्वी में इनकी प्रथम फैक्ट्री भारत में सूरत में स्थापित की गई। भारत में यूरोप व्यापारियों का भारत आगमन कुछ का क्रम कुछ इस प्रकार था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश और उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश आए थे। किंतु जो है इनकी कंपनियों की स्थापना का भारत में क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले किसकी? पुर्तगाली की, उसके बाद ब्रिटेन की, उसके बाद हॉलैंड, उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद जो है फ्रांसीसियों की। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 ईस्वी में रहे। जो है यूरोपीय शक्तियाँ जो कि भारत में आई थी, तो पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम सबसे पहले आए थे और सबसे बाद तक जो है रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? किसके द्वारा? ये डचों के द्वारा। डचों के द्वारा जो है भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? ये किसने आरंभ की थी? ये आरंभ की थी डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? यह लड़ा गया था किसके? डच एवं अंग्रेजों के मध्य। वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेजों के मध्य। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट कौन था? वो थी अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत की सम्राट थी अकबर। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? वो उनका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो कि वर्ष 1608 में आए थे और ये जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर भारत में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ? मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? निष्कासित किया गया था किसे? सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड, जिनको कि भारत से निष्कासित किया गया था किसकी? औरंगजेब की द्वारा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? किसके द्वारा? ये फारुखसियार के द्वारा। जो है इसे फरमान पत्र कहा जाता था, फारुखसियार फरमान पत्र भी इसे कहा जाता था। ये जारी किया गया था वर्ष 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा थे कौन? चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इन्होंने दहेज में जो है गाड़ी बंगला ना प्राप्त करके जो है पूरा बम्बई द्वीप ही प्राप्त कर लिया था। किसने? चार्ल्स द्वितीय ने। तो आप लोग जो है यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं उस समय भी जो है दहेज प्रथा जो है कितनी ज़्यादा चलन में रही होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर प्रमुख शहरों के संस्थापकों की। प्रमुख शहरों के संस्थापकों की बात करेंगे। कलकत्ता की स्थापना की थी किसने? जॉर्ज चार्नोक ने। मद्रास की स्थापना की थी फ्रांसिस डे ने। नई दिल्ली की एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने। बम्बई की किसने की थी? ये की थी गेराल्ड अग्नियार ने। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था, वो कौन था? बिहार। बिहार से यूरोप वासी प्राप्त करते थे शोरा और अफीम। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो ये लुई 14वें या लुई 14 के
फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी? फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी सूरत में 1668 में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति अपनाई थी। ये नीति भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति सर्वप्रथम अपनाई थी किसने? फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। ये भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? ये बनवाया गया था पौंडीचेरी में, फोर्ट लुई नामक किला। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? वो था फ्रांको मार्टिन। फ्रांको मार्टिन प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। कहाँ का? पौंडीचेरी का। पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? शौली के स्थान पर पराजित किया था किसने? थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को। बॉन्डीवास का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हुआ था 1760 में। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? अंग्रेजों ने पराजित किया था फ्रांस को। बॉन्डीवास का युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था 1760 ईस्वी में। कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? ये अंग्रेजों एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ माध्यम से समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था किसके माध्यम से? एक्स-ला-शाफेल की संधि हुई थी 1748 में, और यहीं पर इसी संधि के साथ समाप्त हो गया था कर्नाटक का युद्ध। हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जो तीनों कर्नाटक युद्ध हुए थे, तीनों कर्नाटक युद्ध की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के मध्य हुआ था, और इसका प्रमुख कारण था जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और यह समाप्त हुआ था एक्स-ला-शाफेल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। इसकी संधि के साथ समाप्त हुआ था, और ये एक अनिर्णित युद्ध था, इसका कोई भी निर्णय नहीं हुआ था। 1749 से लेकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के मध्य में, और ये कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ 1755 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। ये सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था इस युद्ध का, और ये पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी, इसके साथ समाप्त हुआ था। इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, ये एक अंग्रेजी कंपनी थी जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। ये अंग्रेजी कंपनी थी। अब बात करेंगे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? मुगल सम्राट थे। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? स्थानांतरित की थी मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित की थी मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बंगाल के गवर्नर थे अलीवर्दी खान, जिन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, और एक स्टेटमेंट भी दिया था। वो स्टेटमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? ये हुई थी क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी, जो कि क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 30 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव स्थापित की थी। भारत में पहली बार प्लासी युद्ध के साथ ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? वो कौन था? वो था मीर जाफर।
प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति था मीर जाफर, जिसने विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? वो थे आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? वो बने थे कौन? मीर जाफर। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल के नवाब बने मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? मानी जाती है प्लासी के युद्ध से, 23 जून, जो कि 1757 को हुआ था। अब प्रमुख घटनाएं और उनकी यहाँ पर तिथियों की बात कर लेते हैं। ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि हुई थी वर्ष 1773 में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? ये किसे बनाया था? मीर कासिम को। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब बनाया मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम, जो कि जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे, तो इनकी सबकी सम्मिलित सेना लड़ रही थी किससे? अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने इन सबकी सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? वो थे कौन? हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था मीर जाफर। बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब थे निजामुद्दौला तथा जो है क्लाइव के मध्य। बंगाल के नवाब यहाँ पर शुजाउद्दौला होना चाहिए, गलत जो है टाइप हो गया है। क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य जो है संपन्न हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त थी? ये प्राप्त थी किसकी? इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापकों की बात कर लेते हैं। उत्तर मुगलकालीन में कौन से राज्य के संस्थापक कौन थे? बंगाल की स्थापना हुई थी 1717 से लेकर 1727 ईस्वी के मध्य, और संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद जो कि 1724 ईस्वी में स्थापित हुआ था, निजाम उल मुल्क और चिनक्लीज खां इसके संस्थापक थे। निजाम उल मुल्क जिनका नाम था चिनक्लीज खां। भरतपुर की स्थापना हुई थी कब? 18वीं शताब्दी में। भरतपुर की स्थापना हुई थी 18वीं शताब्दी में। चूड़ामन और बदन सिंह संस्थापक थे। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में। शहादतदौला खां इसके संस्थापक थे। और अवध जो कि 1722 से लेकर 24 में स्थापना हुई थी इसकी, शहादत खां। बुरहान उल मुल्क जो है इसके संस्थापक थे। जयपुर की स्थापना हुई थी 18वीं शताब्दी में। सवाई राजा जयसिंह इसके संस्थापक थे। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। मोहम्मद खां बंगस इसके संस्थापक थे। मैसूर जो कि 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। हैदर अली खां इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वर्ष 1842 से लेकर 44 तक गवर्नर रहे थे कौन? वर्ष 1842 से लेकर 44 तक गवर्नर जनरल रहे थे कौन? लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुशल आक्रमणीयता की नीति जो है क्या प्रतिपादन ये किसने किया था? इसमें शासनकाल किसका था? देखिए शासनकाल था किसका? लॉर्ड एलनबरो के समय में इस कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर की। क्षेत्रीय राज्य थे कौन? पंजाब एवं मैसूर।
सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है किसे? महाराजा रणजीत सिंह को 1799 ईस्वी में सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। महाराजा रणजीत सिंह को किस मिसल से संबंधित थे? महाराजा रणजीत सिंह संबंधित थे शुक्र चाकिया मिसल से। शुक्र चाकिया मिसल से संबंधित थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? प्राप्त किया था किससे? शाहसूजा से। शाहसूजा से महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी किसके मध्य? तो ये महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह जो थे एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। क्योंकि इनकी जो है महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी, तो उस समय इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं सब ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ये समाप्त हुआ था किस संधि के द्वारा? लाहौर की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ये थे खड़ग सिंह। खड़ग सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण संधियों की। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। बड़गांव की 1779 ईस्वी में। शालबाई की संधि 1782 में। दीवगांव संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में और अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था किस जनरल के कार्यकाल में? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किया गया था लॉर्ड गफ के द्वारा। 13 जनवरी 1849 को युद्ध हुआ था चिलियांवाला का। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड गफ ने। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे कौन? दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड डलहौजी। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी हैदर अली के द्वारा। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना की थी किसने? हैदर अली ने। अब यहाँ पर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 ईस्वी के मध्य और मैसूर के शासक थे कौन? हैदर अली। बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेरेल्स और ये समाप्त हुआ था मद्रास की संधि 1769 ईस्वी के साथ। इसकी विशेषता थी हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। हैदर अली दक्षिण भारत का ऐसा प्रथम शासक था जो कि अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के मध्य। शासक था मैसूर का हैदर अली। बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के साथ ये समाप्त हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के मध्य। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस व श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी के साथ इसकी समाप्ति हुई। टीपू सुल्तान की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो गई थी। नेक्स्ट था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो कि 1799 में हुआ था, इस समय
यहाँ पर मैसूर का शासक कौन था? ये था टीपू सुल्तान। और अंग्रेज गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर थे, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और इसमें मैसूर सहायक संधि के साथ ये समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से जो है सहायक संधि कर ली थी। इस तरह जो है यहाँ पर ये 4 मैसूर युद्ध हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इनको एग्जैक्ट डेट और इनके जो है किस किस के मध्य हुआ और किस संधि के साथ समाप्त हुई, याद रखिए। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमान ने नेपोलियन से की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमान ने नेपोलियन से की थी। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों की बात करेंगे। ब्रिटिश की जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ कैसी थी। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था कब से? इलाहाबाद की संधि से, वर्ष 1765 ईस्वी से। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण इलाहाबाद की संधि के साथ वर्ष 1765 ईस्वी से प्रारंभ हुआ गया था। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था किसने? वारन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है किसे? वारन हेस्टिंग्स को। वारन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता। वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन? मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। ये हुआ था किसे? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। बात कर लेते हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग की। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग था एसेंशन आयोग। 1886 ईस्वी में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इस लिंकन आयोग 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल थे। ली आयोग जो कि 1923 ईस्वी में बना था और लॉर्ड रीडिंग इसके गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1835 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? ये किया गया था किसके सुझाव पर? ली आयोग के सुझाव पर। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भूमि सुधार के उद्देश्य से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? प्रथम राज्य था हैदराबाद 1798 ईस्वी में। व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया? ये लागू किया गया था किसके द्वारा? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। ये व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ये जो राज्य हड़प नीति थी इसमें कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? अधिग्रहण किया था अवध का आउटरम रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने। अब यहाँ पर व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित जो राज्य किए गए थे उनकी बात कर लेते हैं। किस राज्य को किस जो है वर्ष में अधिग्रहित किया गया था? सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संभल को 1849 में, संभलपुर को और बघाट को 1850 ईस्वी में अधिग्रहित किया गया था। उदयपुर को 1852 ईस्वी में, उदयपुर जो था तो इसको 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 ईस्वी में। ये राज्य थे जो इनको व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत क्या हुआ? अधिग्रहित करके अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे चतुराई निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी किससे? जॉन लॉरेंस से।
ये मास्टरली इनएक्टिविटी जो है ये किससे संबंधित थी जॉन लॉरेंस से। कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ये समाप्त हो गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कौशर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। 1876 ईस्वी में अधिनियम राज उपाधि अधिनियम पारित किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कौशर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया। तो लॉर्ड लिटन के आयोग जो है कार्यकाल में एक अकाल आयोग का गठन किया गया जिसे कहते थे क्या स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग जो था। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। ये माना जाता है किसे लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। अब यहाँ पर ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकारों की बात कर लेते हैं। नेपाल पर जो है 1816 ईस्वी में इनका अधिकार रहा था और वहाँ पर के जो है गवर्नर जनरल या वायसराय थे कौन लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध पर 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। भूटान पर 1865 ईस्वी में और लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। और वर्मा पर जो है ये 1885 ईस्वी में और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। नेक्स्ट बात करेंगे 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी जो कि 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। 1849 में जब ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था तो वो लॉर्ड डलहौजी था। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।